हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, आज जो है हम लोग जीएस का पेपर लेके आए हैं। इसमें ये यूडीए एलडीए का पेपर हुआ था 2022 में। अभी ये पीटी के माध्यम से हुआ था, इसको सप्लाई इंस्पेक्टर के नाम से भर्ती प्रक्रिया जो है 2022। इसकी परीक्षा की तिथि क्या थी? 17/7/2022, 17 अगस्त को ये पेपर हुआ था। उसी का जीएस का पेपर हम लोग लेके आए हैं। और देखिए, यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जीएस कैसे क्या होती है, किस तरीके की किस लेवल की जीएस रहती है। और जो वीडियो का पेपर है, इस तरीके के आपके देखिए अभी जितने भी पेपर चाहे आपका लेखपाल का हुआ, जो भी पेपर है सब आएंगे धीरे धीरे करके, सारे के सारे एग्जाम से के पेपर आएंगे। आप बस साथ बने रहिए। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोग जो है बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस पहुँचती रहें। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। क्या है लिखा हुआ? 1857 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हाजी हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों, जो अलीगढ़ का आंदोलन हुआ था, ये अलीगढ़ का जो आंदोलन हुआ था वो सर सैयद अहमद खान जो थे, उनका नाम इससे जुड़ा था। इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग में के पक्ष में थे। ये क्या थे? इनका मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है और ब्रिटिश सरकार के ये साथ सहयोग के पक्ष में थे, कि मतलब अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो कनिष्क जो था उसके में सबसे लास्ट यानी कि चौथी आयोजित की गई थी। देखिए, मैं सबके बता देता हूँ। पहली की गई थी अजातशत्रु में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, चलिए 3 नंबर, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाए जाते थे? तो जो अष्टप्रधान की बात की जा रही है यहाँ पे, ये अष्टप्रधान जो थे, ये दोस्तों ये पाए जाते थे, ये शिवाजी जो थे इनके शासनकाल में पाए जाते थे। इन्हीं के जो यहाँ 8 मंत्री थे, इन्हीं के जो परिषद था, इसी को जो हम लोग कहा जाता था कि अष्टप्रधान। ठीक है, और इनके यहाँ जो मंत्री होते थे वो अपने विभाग का प्रधान होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। कौन सा जो है अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों, वो लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन जो है हुआ कब था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई के में मुख्य विरोधियों के सही ढंग से नहीं बताया गया? अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। कल भी एक क्वेश्चन आया था। ये आप लोग मुझे कमेंट में सन बताएंगे कि किस सन में युद्ध हुआ था पानीपत का। ये पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ? ठीक है, इसका जो सन था वो बताइएगा डेट के साथ में, क्योंकि मैंने आपको डेट के साथ में ही बताया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच। फिर हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ये 3 युद्ध दे रखे हैं। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ना कि टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच। तो यहाँ पे आपका गलत क्या हो जाएगा? यही वाला ऑप्शन गलत, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन बंद इसलिए कर दिया गया कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी, जिससे क्षुब्ध होकर, जिससे परेशान होकर, जिससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे गांधी जी। जिसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि जो आपका जो असहयोग आंदोलन था उसको बंद कर दिया था। देखो, ये घटना कौन सी थी? ये चौरी चौरा की घटना थी। चौरी चौरा की घटना में हुआ था क्या कि एक चौकी को जो है जला दिया था, जिसमें कुछ सैनिक मारे गए थे। ठीक है, जो चौरी चौरा का जो पुलिस थाना था वहाँ पे आग लगा दी गई थी। उसमें जो है, ये गोरखपुर में पड़ता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए थे, जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उन्होंने इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा की घटना। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? एक चीज़ मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल का फेवरेट एक पार्ट है गांधी जी। गांधी जी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने याद जरूर कर लीजिए जाइएगा, क्योंकि गांधी जी इनके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो तो महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की खेती से जुड़ा हुआ था? खैड़ा सत्याग्रह, फिर उसके बाद बरडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और दांडी मार्च सत्याग्रह। तो देखो, ये नील की खेती की बात कर रहा है तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा।
ये गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ये किसके मतलब रिलेटेड था, तो ये नील की खेती से रिलेटेड था। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, फिर निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो भारत को जो शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति को, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? अनुच्छेद 60, यहाँ पे लिखे देता हूँ, ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत का महान्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। खैर, अनुच्छेद तो अब जो है और भी बढ़ गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? अमुक कहा जाता है, प्रलेख कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, संविधान की मुख्य विशेषताएं कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसको अमुक कहा जाता है। ठीक है, जो भारत की प्रस्तावना है उसको अमुक, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल, क्योंकि आपको इंग्लिश में पता है प्रियम्बल कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रियम्बल। ठीक है, और जो भारत की संविधान की प्रस्तावना थी, ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसी प्रस्तावना को प्रियम्बल या अमुक कहा जाता है। प्रियम्बल आपको जब, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर देखने को मिलेगा, तो आप इससे निश्चिंत रहिए, वहाँ पर आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, यहाँ पे एमएलए बनने की बात हो रही है, याद रखिएगा, एमएलए बनने की तो 25 साल होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होती है। वोट देने की उम्र 18 साल है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, यूएसए से लिए गए हैं। इसके जितने भी स्रोत हैं मौलिक, ये भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे यूएसए से हो, चाहे यूएसआर से हो, चाहे यूके से हो, हर जगह से जहाँ जहाँ से लिए गए हैं, आप वो बिल्कुल भैया याद जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक आपको बनेगा। 13 नंबर, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से, ग्रीक संविधान से, रूसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से। तो दोस्तों, ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। देखिए, 2 क्वेश्चन अभी तक आपके स्रोतों से पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, सबसे छोटा लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है वो सबसे छोटा लिखित तो नहीं है। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन के योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व, अच्छा, अंतरिम सरकार जो बनी थी, सबसे पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कब? 1946 में। जो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी। इस योजना की बात मैं कर रहा हूँ, कैबिनेट मिशन योजना की 1946। ठीक है, ये 1946 के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसका उद्देश्य जो था, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए उपायों और संभावनाओं को खोजना था। चलिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायतों को, संवैधानिक दर्जा। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत मिला है। ठीक है, इसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य ग्राम स्तरीय, मध्यवर्ती, उच्च स्तरीय और पंचायतों का गठन किया जाएगा। चलिए, फिर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान भी, ये भी देहरादून में स्थित है। और जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो ये देखिए तीसरे ऑप्शन पे, ये वित्तीय वर्ष होता है। बाकी तो आप लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट ही करते हैं, वो सत्र नहीं होता है। ये वित्तीय सत्र की बात की जा रही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो भारतीय संविधान के ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसमें 5 तरीके की रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 में। तो ये कहाँ आता है? ये मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसमें गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे और उसे कैद करने का कारण बताए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का परिभाषा है। चलिए, 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, तो जब आप केदारनाथ जाएंगे तो एक जगह आपको इसी जगह से निकलते हुए जाना पड़ता है। वहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, फिर ये एक नदी बन जाती है जिसको हम लोग गंगा कहते हैं, जहाँ पे भागीरथी
मराठी और अलकनंदा मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों? देवप्रयाग में मिलते हैं। देखो याद रखना, जो उत्तराखंड के जो हैं पंच प्रयाग कहा जाता है, कौन कौन से? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलते हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं। और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा शामिल होते हैं। ठीक है, ये 5 तरीके के आपके बोले जाते हैं। चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये क्वेश्चन तो शायद फर्स्ट वाले पेपर में भी, जो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर किया था प्रीवियस ईयर वाला, ये उसमें आया था। पहले क्वेश्चन था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। और इस उद्यान में जो है ऐसे जीव जंतु या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो वर्तमान समय में विलुप्त की कगार में या खत्म होने वाली कंडीशन में है। ठीक है, इसका जो इतिहास है, ये जो बना हुआ है, इसका इतिहास लगभग 100 साल पुराना है, याद रखिएगा। तो कहाँ का है? कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ऐसे क्वेश्चन आप बने रहिए साथ में। लास्ट तक जब हम लोग 45वें क्वेश्चन तक पेपर तक पहुँचेंगे, आपको इसमें बहुत से पेपर रिपीटेड मिलेंगे। चलिए 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कणकीय पदार्थ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसने पूछा वायु प्रदूषक नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन ही ऐसा तो मतलब होगा गैस जो वायु को प्रदूषित नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भी प्रदूषित करेगी तो हम लोग तो फिर परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे। किस रक्त समूह को सर्वात्रिक दाता कहा जाता है? जो सभी को दे सकता है, तो वो ऐसा जो है सर्वात्रिक दाता कहा जाता है जो सभी को खून दे सकता है। ए बी सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी सभी से खून ले सकता है, वो सभी को खून दे सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए। ये पेपर जो है ये आपका यूडीए और एलडीए का पेपर था, बहुत सरल पेपर आया था ये। ठीक है, इसको सप्लाई इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसका पेपर जिन लोगों ने भी दिया था, वैकेंसी बहुत कम थी तो इसलिए इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन पीईटी की मेरिट ज़्यादा गई थी। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने भी इसको पेपर को दिया उनका लगभग हो गया था। बहुत कम जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की थी उन्हीं का नहीं हुआ, वरना लगभग सभी का हो गया इसमें। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? भारत सरकार, आरबीआई, एसबीआई या राज्य सरकार है? तो देखो, जो मौद्रिक नीति का काम होता है वो आरबीआई का होता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था, स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलिए, पौधों का नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो पौधों में जो प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। जो आपने फूल के ऊपर देखा होगा कभी कभार, छोटे से दाने ऐसे निकले होते हैं या कुछ एक लड़ी सी निकली होती है बहुत छोटी सी, तो उसको पुंकेसर कहा जाता है। त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? अधिचर्म कहा जाता है, उपकला कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है या एपिटोम कहा जाता है? तो जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है उसको अधिचर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिचर्म कहा जाता है। ठीक है, अधिचर्म की 2 परतें होती हैं। जो अधिचर्म होती है उसकी 2 परतें होती हैं। उसकी जो ऊपरी परत होती है उसी को जो है हम लोग ये अधिचर्म कहते हैं। ये कह सकते हैं कि, या ये भी कह सकते हैं कि वो जो है वो त्वचा का निर्माण करती है। जो 2 परत होती हैं उसमें ऊपर वाली परत होती है वो त्वचा का निर्माण करती है, तो अधिचर्म कहलाती है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहा जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए भी चल रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें 34-35 क्वेश्चन है। अगर आपको ये 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा आता है, आप लोग पूरा वीडियो भी देखते हो तो उससे आराम रहती है। वरना मैं अभी पिछले कुछ वीडियो जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, 2 से 4 वीडियो यूपी वीडियो के लिए मैं देख रहा हूँ, उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन पता है कितना है? एवरेज व्यू ड्यूरेशन सोचिए 2 मिनट का, 3 मिनट का। दोस्तों ये सोचिए मैं 17 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ, 20 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर 2 से 3 मिनट का होगा, इसका मतलब है कि बच्चा सिर्फ जा रहा है और सिर्फ 12 से 13 मिनट तक वीडियो देखता है, वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, 2x पे लगा के देखिए, 1.5x पे लगा के देखिए, उससे दिक्कत नहीं है। पर दोस्त कम से कम पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन सिर्फ मेहनत आप लोगों के लिए है। चलिए, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, उपयुक्त सभी नहीं। देखिए, विद्युत जो धातुएं हैं वो विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है उसका जो विद्युत का संचालन होता है वो उसमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, और जब ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराकर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और विद्युत धारा का निर्माण करते हैं या विद्युत धारा को इधर से उधर ले जाने में काम करते हैं। चलिए फिर देखिए 28 नंबर, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना, भारत उत्सव योजना। तो दोस्तों इस योजना का नाम था भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत क्या हुआ था? गैर सरकारी ट्रेन सेवा को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी निजी टूर ऑपरेटर भारतीय रेलवे के ट्रेन को ठेके पर लेकर उसे अपनी मर्जी से सर्किट चला सकता था।
मतलब उसे ऑपरेट कर सकता था। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना शुरू की थी? किसने शुरू की थी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये योजना स्टार्ट की थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया है? तो केरल में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक में? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था केरल में। कहाँ स्टार्ट किया गया था? केरल में। जो TLC संपूर्ण साक्षरता अभियान जो प्रारंभ किया गया था सबसे पहले केरल में स्टार्ट किया गया था। और जो केरल जो है वो भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य है जो पूर्णतः 100% साक्षर है। ठीक है, केरल की जो नर्सेज हैं आपको पूरे विश्व भर में देखने को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, शिक्षा के ऊपर ही पैसा भी बहुत अच्छे से खर्च किया जाता है। और अपने वहाँ पे शिक्षा में बजट देख लीजिए, शिक्षा बजट कितना होता है। 31 नंबर, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? अच्छा, वाराणसी, बीजापुर, गोधरा या विदिशा? तो दोस्तों ये किया गया है बीजापुर। जो आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण का उद्घाटन बीजापुर में किया गया है। ये कैसी योजना है? ये एक स्वास्थ्य योजना है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए जीवन बीमा मुहैया कराती है। 32 नंबर, भारत में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कौन है? पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये क्वेश्चन उस समय के अपडेटेड क्वेश्चन रहे होंगे करंट के, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में $5.8 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो दोस्तों ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5.8 मिलियन का निवेश प्रतिबद्ध किया था। अभी क्योंकि ये 2021 की है, अगर उस समय की करंट आपने पढ़ी होती तो ये पता होता। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो यूके, रूस, चीन या USA? तो दोस्तों ये USA में विकसित किया गया है, जिसका नाम फ्रंटियर है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया गया है। ये विश्व का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी गति जो है एक्साफ्लॉप्स में है। एक्साफ्लॉप्स का अर्थ क्या होता है? 10 की पावर 18 फ्लॉप्स, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, यानी कि फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होती है ये। तो सोचो अगर 10 टू पावर 18 फ्लॉप्स के ऊपर भी है तो इसका मतलब एक्सा फ्लॉप्स है। सोचिए कितनी होगी स्पीड उसकी, बहुत ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों, हाँ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों के लिए मैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो कि आपके UPPCS, UPSC में या UPSSC में या जो भी इससे रिलेटेड यूपी में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे भी आपको GS देखने को मिलती है उसके 1 लाइनर्स क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कि क्या वो क्वेश्चंस चाहिए वीडियो के माध्यम से। अगर चाहिए तो मैं वो वीडियो को चैनल पे वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।